नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले ही राज्य की सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में सांप्रदायिक टेंशन देखने को मिल रही है और इन्हीं सबके बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भीड़ बस पर लगे भगवा झंडे को उतरवाती हुई दिख रही है, जिसे हिंदुत्व की पिच पर खेलने वाली बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। दरअसल कोलकाता में एक बस से भगवा झंडा उतारने का वीडियो सामने आया और दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बस ड्राइवर को झंडा उतारने को मजबूर किया और फिर वहीं पर फिलिस्तीन का झंडा फहराया। इस दौरान पुलिस के कुछ जवान मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यह घटना स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्र में हुई है, जिसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस घटना को लेकर बीजेपी अब ममता सरकार पर हमलावर है और टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि खास समुदाय को खुश करने के लिए बंगाल सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंख बंद कर ले रही है और हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी लगाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो वहीं कोलकाता में हिंदू संगठनों ने रेड रोड पर हनुमान चालीसा के पाठ की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें रेड रोड पर हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है कि बंगाल के भाईजान को भगवा से नफरत क्यों है। सवाल यह भी है कि वक्फ कानून का विरोध तो हिंदू टारगेट क्यों? क्या बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अपने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने के लिए ऐसे मुद्दों को उठा रही है? आज इसी मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक झुल्ला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। हिंदू समाज का, सनातनी समाज का अपमान है और इस अपमान का विरोध हमें करना चाहिए। हिंदुस्तानी हिंदुओं का कोई नंबर नहीं है। हनुमान चालीसा को पढ़ने पर पाबंदी, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने पर रजाबंदी, रामनवमी पर पथराव और वक्फ से लग रहे घाव, साधुओं का अपमान और भगवे का अपमान अब बंगाल की विचारधारा होती जा रही है। वहाँ पे लोग मौजूद है, कोई किसी तरह से कोई रोका नहीं है। वो वहाँ पे रामनवमी का जो झंडा लगाया गया था, वो झंडा वो बांध, डर का माहौल है। They are not getting justice from the state government and the police. तो देखा आपने इस रिपोर्ट में हालात क्या हैं पश्चिम बंगाल के। अब मैं अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। हमेशा की तरह अच्छा खासा भरपूर पैनल हमारे साथ आज भी मौजूद है ताल ठोकते की डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ आज के शर्मा होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के लीडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल होंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ। बादल देबनाथ होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। इसके अलावा रामकृपाल सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और शेख अलीमुद्दीन असादी, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहला सवाल बादल देबनाथ आपसे पूछना चाहूँगा मैं, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? जैसा इस रिपोर्ट में हमने देखा, फिलिस्तीन का झंडा दिख रहा है, सीरिया का झंडा दिख रहा है, आईएसआईएस का झंडा दिख रहा है, लेकिन भगवा झंडे पर आपत्ति है। एक बस पर से भगवा झंडा उतरवा दिया गया। यहां तक फिर भी कहा जा सकता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। देखिए, इसीलिए तो बंगाल में जैसे दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान जी न्यूज पे और सारे नेशनल चैनल पर दे रहे हैं, इसलिए बंगाल में भाजपा लोगों को वोट नहीं मिलता है। क्योंकि आपको जानना चाहिए, बंगाल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी आरएसएस का हो, कोई भी संगठन का हो, छात्र हो, युवा हो,
जो भी प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद 7 दिन के अंदर कलकत्ता शहर को क्लीन करने के लिए ये लोग खुद को और कलकत्ता कॉर्पोरेशन के कुछ कर्मी है और खुद का पार्टी का लोग को वो झंडा खुलना पड़ता है, फ्लैग, फेस्टून, बैनर सबको खुलना पड़ता है। और टीएमसी का भी प्रोग्राम जब होता है कलकत्ता में अंदर, उसके बाद एक हफ्ते अंदर पूरा कलकत्ता को क्लीन किया जाता है, झंडा खुलना है, बैनर खुलना पड़ता है। लेकिन ये जो रामनवमी प्रोग्राम होने के बाद रामनवमी जो बाहर से दूसरे जिला से कलकत्ता के अंदर भाजपा का तो कुछ नहीं है, आरएसएस का कुछ नहीं है, कोई वर्कर्स नहीं है, लेकिन वो बाहर से जो बास में लेके आया था, उस बास से झंडा वो लोग झंडा नहीं खोला, इसलिए वो लोग झंडा खोलता थे। बास पे तो बहुत सारे लोग, बास को हर दिन चलता है, बास पे बहुत सारे लोग आते और सारे पॉलिटिकल पार्टी का लोग रहते हैं। इससे ऐसा मतलब नहीं है, कोई टर्न नहीं है, कोई हिंसा का बात नहीं है। लेकिन बंगाल में ममता दीदी देखिए, दुर्गा पूजा के समय 85,000 रुपया हर पूजा, रजिस्टर्ड पूजा को जैसे जैसे इमाम भाता मिलता है, ब्राह्मण भाता मिलता है, लोक संस्कृति के जितना लोग रहते हैं, अभिनेता, एक्टर, सबको ममता दीदी भाता देते हैं। और एक बात देखिए, बंगाल में 84 पुलिस योजना चल रहा है ममता दीदी का, 10.5 करोड़ लोगों का सुविधा मिल रहा है। और बंगाल पे हिंदू संस्कृति, जो बंगाल का जो कृष्टि कल्चर है, उसमें 10.5 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं। और ममता दीदी मुस्लिम के प्रोग्राम में जाते हैं, सिख का प्रोग्राम में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, हिंदू त्योहार में भी जाते हैं, सारे धर्म का ममता दीदी का वक्त है। तुम्हारा धर्मियों का, अरे उस पर आपत्ति नहीं है, उस पर आपत्ति नहीं है बादल देवनाथ, उस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है, ममता दीदी कहीं जाएं ये उनका अधिकार है, लेकिन रामनवमी के जुलूस की एक बस पर से जिस तरीके से भगवा झंडा उतार करके फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया, उस पर भी तो कुछ कहिए। बात है। और अनुराग जी, एक गलत बात है। जो देखिए, इंडिया का टीम जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भारत का झंडा तो प्लेयर खेल का मैदान में होता है। अरे वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी ने वीडियो जारी किया है भाई, आप वीडियो को कैसे झुटला देंगे? यहाँ पर लेके घुमा, वो ठीक नहीं किया। ये बंगाल का कल्चर नहीं है, बंगाल का किस कल्चर नहीं है। नहीं, बंगाल का कल्चर क्या है ये बताइए? बंगाल का कल्चर क्या है? दंगा फसाद, हिंसा, और ये भाजपा द्वारा ज्यादा होता है। ये सियासी है, ये कोई कुछ ने कुछ तो साजिश तो किया है। बंगाल में ऐसा नहीं चलता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते, पूरा दिन। अरे मैं तो सब जानता हूं, मैंने सारे रिकॉर्ड देखे, बंगाल में हिंसा का इतिहास देखा मैंने। के शर्मा जी, ये चाय पीने का वक्त नहीं है, चिंता की बात है, क्योंकि आरोप आप पर लग रहा है। आरोप ये लग रहा है कि अगले साल वहां जो विधानसभा चुनाव है, उसमें अपना वोट बैंक साधने के लिए, माइलेज लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही ये सब करवा रही है। ये तो अनुराग जी, जो आप अपने टीवी चैनल पे चला रहे हैं, इसी से स्पष्ट है कि ये किसने करवाया। वहां पर अब इनको थोड़ा बंद कराइए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, चाय पे कमेंट न करें तो अच्छा होगा, क्योंकि एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है और इसकी हंसी उड़ाते थे कांग्रेस के लोग और ये ममता बनर्जी, तमाम लोग, कि एक चाय बेचने वाला, आज वो तीसरी टर्म इस देश का प्रधानमंत्री है। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिए। ठीक है ना? तो इसलिए चाय पे न बोले तो अच्छा हो। ठीक है, बादल देवनाथ जी अपनी बारी में बोलिएगा। अब के शर्मा जी को अनुराग जी, ये इको ठीक करे। ठीक है, आप इसको बुलाए हो क्या इसी के लिए? के शर्मा जी बोलिए। तो अनुराग, अरे सीधा बादल देवनाथ जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, शांत रहिए भाई। नहीं, बादल देवनाथ जी, सबसे पहला रिएक्शन मैंने आपका इसीलिए लिया था, उसका लाभ मत उठाइए, शांत रहिए, मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा, बहुत समय हमारे पास। के शर्मा जी बोलिए। देखिए, इस जगह बैठ के टीएमसी का प्रवक्ता किस तरह से झूठ बोल रहा है, ये साफ शब्दों में दिखाई पड़ रहा है। मीडिया को आरोप लगाना, भाजपा को आरोप लगाना। आप जो दृश्य दिखा रहे हैं उसमें सिवाय टोपी लगे हुए लोग और वहां पर मौजूद इनकी पश्चिम बंगाल की पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस, इसके सिवाय एक ड्राइवर है और उसके हाथ से झंडा उतरवा के, और जितने लोग वो झंडा जो फिलिस्तीन का और इसका फहरा रहे हैं, वो भाजपा के लोग नहीं भैया, वो टोपी लगा के टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तो वो साफ दिख रहा है कि आप जो है पश्चिम बंगाल को क्या बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल को आपने एक प्रयोगशाला बना दिया है, जहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की चैंपियनशिप की लड़ाई चल रही है।
कि कौन सबसे बड़ा चैंपियन इस देश में बनेगा मुसलमानों के वोट का। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इसके आगे की कोई दुनिया है ही नहीं इनकी। तो इनको ये लग रहा है कि हम मुस्लिम वोटों के आधार पर पूरे देश में चल रहा है। ये केवल ममता बनर्जी का इशू नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए, अखिलेश यादव कोई भी बयान करेंगे तो वो मुसलमानों से संबंधित ही करेंगे। तो वही हाल, क्योंकि अब वहां पर चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तो अब वहां पर खुल के ममता बनर्जी ये काम करेंगी कि हिंदुत्व को और हिंदू पर्वों को, अभी आपने देखा ना रामनवमी के अवसर पर, रामनवमी में क्या हुआ, कोर्ट का परमिशन लगा, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा तब जाके रामनवमी का त्योहार मन सका है। और ये हर साल की परंपरा है इनकी कि चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, हर जगह कोर्ट का परमिशन चाहिए सर। वहां पर वहां हिंदू जो है दोयम दर्जे का बैठा हुआ है, क्योंकि हिंदू को वहां कोई राइट्स नहीं। आज मैं इसको एक प्रश्न और उठाना चाहता हूं अनुराग जी, ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर कहां चले गए, जो बैठ के सदन के अंदर भी पता नहीं कौन कौन सी संविधान की धारा गिनाते हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। अब ये यहां पर हिंदुओं को अपने धर्म मानने का अधिकार नहीं है, तो उनकी बोलती बंद है, अब सबकी मुंह में दही जमी हुई है। हाँ। यही है मुस्लिम तुष्टीकरण का चैंपियनशिप की लड़ाई, कौन सबसे बड़ा मुसलमानों का है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी एक स्वयं जो है प्रशासन के संरक्षण के पर, अपरोक्ष संरक्षण पर वहां हिंसा करवाती हैं, दंगा करवाती हैं। अभी आप मुर्शिदाबाद में देखें किस तरह खुलेआम दंगा हुआ है वहां। ये किस लिए क्यों कराया जा रहा है, इसलिए करा रही है क्योंकि ममता बनर्जी को हिंदुओं को मरवा के वहां पर मुसलमानों का वोट लेना है। और ये हर बार वहां हिंसा, चुनाव के पहले हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा, ये एक परंपरा। और मैं आरोप नहीं है सर, पंचायत के चुनाव के बाद 5,500 चुने हुए प्रतिनिधि को पश्चिम बंगाल छोड़ के झारखंड में और दिल्ली में शरण लेना पड़ा था। ये शब्द आप लोगों ने मीडिया में दिखाया है। कोर्ट में ये स्थिति बनी कि कोर्ट से जो है वहां पंचायत के चुनाव के फॉर्म भरने की जो है परमिशन लेनी पड़ी थी, कोर्ट फॉर्म भरवा रहा था, चुनाव नहीं हो सकता वहां पर। ठीक है, तो ये हालात बना के रखा है। मैं समझ रहा हूं के शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी का मैं रुख करूं उससे पहले मैं बादल देवनाथ से जरूर ये पूछना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं ना के शर्मा के ममता बनर्जी के इशारे पर सब हो रहा है, ममता बनर्जी सब करवा रही हैं, ये बादल देवनाथ ये इसलिए शायद कहा जा रहा है क्योंकि मौन को भी स्वीकृति माना जाता है। ममता बनर्जी रिएक्ट नहीं करती, मुर्शिदाबाद जलता रहा, उन्होंने एक बार किसी से कुछ नहीं कहा, शांति बनाए रखने की अपील नहीं की। उनकी पुलिस जब झंडा उतर रहा था तब भी मूक दर्शक बनी रही। कानून व्यवस्था उन्हीं का की जिम्मेदारी है, और अगर ममता बनर्जी कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब है उनकी मौन स्वीकृति हासिल है। सुनिए ना सर, प्रशासनिक भवन में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहते, उसके साथ मुख्य सचिव भी रहते जो सेंट्रल गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलता है। और दूसरा बात है, रामनवमी के दिन 30 साल 40 साल से 30 साल मैं देख रहा हूँ, रामनवमी के दिन हर रामनवमी हर साल हथियार लेके, तलवार लेके, पिस्तौल लेके, विजय चला के रामनवमी के दिन कोई जुलूस निकलता है। पूरे देश में ऐसा होता है? किसी राज्य में होता है? तलवार लेके, हथियार लेके, त्रिशूल लेके, तीर धनुष लेके राम ने बताया, भगवान विष्णु ने बताया तुम मेरा जुलूस निकालो, ऐसा इतना हथियार लेके, डीजे लेके, हिंदी गान चला के तुम चला डीजे पे, ऐसा नहीं होता है। और प्रशासनिक भवन में मुख्य सचिव, स्वराष्ट्र सचिव, बहुत सारे आमला प्रशासन, IAS ऑफिस, IPS रहता है। अरे शस्त्र प्रदर्शन की परंपरा है, लेकिन चलिए मैंने माना कि किसी शोभा यात्रा में तलवार लेकर और बंदूक लेकर नहीं आना चाहिए, लेकिन वो किसी को मारने के लिए थोड़ा ही है। क्या उन जुलूसों पर पथराव किया जाएगा? नहीं, क्या उन जुलूसों पर पथराव किया जाएगा? क्या वो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या जो जुलूस में तलवारें लोग लेकर के निकलते हैं उनसे गले काटते हैं? नहीं अनुराग जी, मैं आ रहा हूं, मैं के शर्मा जी, मैं एक स्पष्टता कर दूं। के शर्मा जी, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया तुम हथियार लेके, हथियार छोड़ के तुम जुलूस निकाल सकते हो, शोभा यात्रा निकाल सकते हो, हाईकोर्ट का निर्देश है। तुम हर साल जो कर रहे हैं यहाँ पर हथियार लेके जो दंगा फैलाने का जो कोशिश करते हैं RSS और भाजपा के लोग, मैं 30 साल से देख रहा हूँ बंगाल में। इसलिए हाईकोर्ट ने इस बार बोला तुम शोभा यात्रा निकाल सकते हो रामनवमी दिन, लेकिन हथियार छोड़ के। फिर भी बीरभूम इलाका, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मालदा इलाका में कुछ इलाका में हथियार लेके, खुद दिलीप घोष, कुछ सुकांत मोजुमदार ने जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो हथियार लेकर घूम रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष
और एक सेंट्रल कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था दिलीप घोष, और एमपी भी था। और वो दिलीप घोष जो आरएसएस का प्रचारक भी है, वो हथियार लेके घूम सकता है? ये पॉलिटिक्स है बंगाल में। तो हिंसा कौन फैला रहा है? आपको पहले जानना चाहिए हिंसा कौन फैला रहा है। इसलिए के शर्मा जी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, बंगाल में 70% हिंदू वोट भी जो मिलने के लिए जो आप लोग जो आंदोलन करते हैं, ये आंदोलन ऐसे हिंदू समाज ये बंगाली का वोट ऐसे नहीं मिलता है। एक ममता बनर्जी जैसा दूसरा लीडर आप बताइए। ठीक है, अब के शर्मा का रिएक्शन ले लेता हूं और उसके बाद विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है, के शर्मा जी बोलिए। एक लीडर बना ममता बनर्जी जैसा, आपके पास कोई लीडर नहीं। अब इनको बंद करा लीजिए। ठीक है, बंद करा दीजिए सर। नहीं, ऐसा कोई लीडर नहीं है ममता बनर्जी जैसा सर, जिनके मुख्यमंत्री होते हुए इतना हिंसा और इतना दंगा हो किसी राज्य में। नहीं बना पाए। ठीक है, के शर्मा जी। देखिए अनुराग जी, अभी इन्होंने स्वयं एक बात कहा कि कोर्ट का आदेश था कि आप कोई हथियार लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, उसमें लोगों ने माना और लोगों वहां रामनवमी के अवसर पर कोई हथियार नहीं लेके चला। तो एक प्रतीकात्मक जो है हथियारों का जो कोर्ट का निर्देश था वो हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि आप ये कहते हैं कि कोई हथियार लेके निकला है, तो आप क्या है दूसरे धर्म वाले उनको मार देंगे क्या? कत्ल कर देंगे क्या? हिंसा करेंगे क्या? आपकी पुलिस घास काट रही है बैठ के वहां पर, क्यों नहीं गिरफ्तार किया किसी को? घास काट रही थी आपकी पुलिस वहां पर, काहे के लिए बैठी है पुलिस वहां? कानून व्यवस्था आपके पास है। कह रहे हो मुख्य सचिव जो है सेंट्रल का अधिकारी है, आपको समझ नहीं आती है कुछ? क्या संघ है, ढांचा है? मुख्यमंत्री जो है गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है वहां। मुख्यमंत्री गूंगी बहरी बन के बैठी है, आंख में पट्टी बांध के बैठी है वहां पर ममता बनर्जी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सिवाय मुसलमानों के तुष्टीकरण के। क्या कर रहा है आपका पुलिस अधिकारी वहां पर? लेकिन ऐसा वहां पर आपका पुलिस अधिकारी क्या काम करने के लिए बैठे हैं? ये केवल सीधा एक धर्म विशेष को बढ़ावा है कि हिंदुत्व का है, हिंदू को वहां पर काटो मारो और आपका कुछ नहीं होगा। ये इस तरह का छूट दे रखा है इनको। और ये बदतमीजी की तरह यहाँ बैठ के इसलिए बोल रहे हैं, मेरी बात बीच पे बोल रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि जनता सुन रही है सब बातों को, इसलिए ये बदतमीजों। अच्छा ठीक है, मैं एक बड़ी खबर दे देता हूं, फिर आता हूं, फिर डिबेट में आता हूं। एक बड़ी खबर दे देता हूं। देखिए, जहां की हम बात कर रहे हैं, बंगाल में भगवा झंडे को लेकर के अब विवाद बड़ा होता जा रहा है। थोड़ी देर में हिंदू सेना वहां विरोध प्रदर्शन करेगी। भगवा झंडा उतारने के विरोध में ये प्रदर्शन होगा। कोलकाता में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। इस वक्त की ये खबर है, कोलकाता में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। हिंदू सेना इस प्रदर्शन को अंजाम देगी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रामनवमी के जुलूस में शामिल एक बस के ऊपर से भगवा झंडा उतार करके वहां फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया। अब इस भगवा झंडा उतारे जाने के विरोध में हिंदू सेना का वहां पर प्रदर्शन होगा। बड़े प्रदर्शन की बात कही गई है। विवेक श्रीवास्तव जी, ममता बनर्जी की चुप्पी हो या फिर उनकी पुलिस का मूक दर्शक बना रहना हो, और पश्चिम बंगाल जिस तरीके से जल रहा है, वहां जिस तरीके से हिंसा की खबरें आती हैं, कहा यह जा रहा है कि 3 दशक से ज्यादा का जो लेफ्ट का शासन उन्होंने उखाड़ फेंका था, वो लेफ्ट का शासन भी वहां पश्चिम बंगाल में ऐसे ही आग लगवाता था। अब ममता बनर्जी लेफ्ट की ही राह पर चल रही हैं। अरे भाई, लेफ्ट से तो खैर कोई किसी को क्या कंपेयर करेगा। ना कम्युनल दंगे थे, ना धर्म के आधार पे कभी लड़ाई हुई है लेफ्ट में। वामपंथी है, ज्योति बसु है, था उसका नाम। ममता बनर्जी नहीं था, और हिम्मत नहीं थी किसी की कि धर्म के। बाकी प्रोटेस्ट करिए, आप लड़िए, यूनियन बाजी करिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक रिलीजियस टॉलरेंस की बात है, कम्युनिस्टों में सेकुलरिज्म हमेशा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होता है, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल, पहले त्रिपुरा, मणिपुर। अब आ जाइए आज के विषय पर। देखिए, स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक कह रहे हैं के शर्मा, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। पुलिस जो है वो राज्य सरकार के साथ है। अगर कोई अनहोनी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। हम ममता बनर्जी के समर्थक नहीं है। लेकिन दूसरी सच्चाई, इस मुल्क के अंदर आरएसएस, अब ये हिंदू सेना क्या चीज है? तो विरोध कीजिए ना। नहीं, आप सुनिए ना सर, अगर ममता बनर्जी के सपोर्टर नहीं है तो ममता बनर्जी की चुप्पी का तो विरोध कीजिए। बिल्कुल, मैंने तो कह दिया ना, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आप उठा करके आपकी जिम्मेदारी आप ये जितने जो ये नारे लगा रहे हैं धार्मिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, या भगवा झंडे लेकर के
दंगा करने के मूड से आ रहे हैं। भगवा झंडे तलवारें सुन लीजिए, जो फिलिस्तीन के झंडे लेकर आ रहे हैं वो, एक मिनट एक बात सुनिए, जो फिलिस्तीन के झंडे लेकर आ रहे हैं वो, जो आईसिस के झंडे लेकर आ रहे हैं वो, जो सीरिया के झंडे लेकर आ रहे हैं वो, एंटी नेशनल झंडा कोई भी हो पकड़िए आप, लेकिन तो सिर्फ भगवा का नाम क्यों ले रहे हैं? भगवा के एंटी नेशनल झंडा है? नहीं, अरे विवेक जी आप ही से बात होगी, बताइए क्या भगवा एंटी नेशनल झंडा है? आजकल भगवे को एंटी नेशनलिज्म के लिए भाजपा प्रयोग कर रही है। अरे ये हिंदू सेना क्या चीज है जरा बताएंगे आप मुझे? हिंदू सेना क्या है? अब मैं दूसरी बात बताता हूं। हाँ। एक है राम सेना। हाँ। राम सेना ने क्या किया साहब? कुछ साल पहले बेंगलोर में पहुंच गई और पब्स के अंदर घुस गई और जितनी लड़कियां अगर बियर पी रही हैं उनको बाल से घसीट के बाहर लाई और दे जम के कुटाई कि हम मॉरल पुलिसिंग आपकी करेंगे। ये है हिंदू सेना। अच्छा। अब ये साहब कह रहे हैं आप भगवा का प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के बजाय सिर्फ, अरे अब यहाँ किसी लड़की को बाल से पकड़ के नहीं घसीटने की बात हो रही, अब तो यहाँ भगवा झंडे को उतारे जाने के विरोध में प्रदर्शन की बात हो रही है भाई। अगर आप तलवार लेकर के घूमेंगे जो कि नहीं परमिसिबल है एज पर द पीनल कोड ऑफ दिस नेशन। लोकसभा में अगर आप सिख समुदाय के हैं, ठीक है, मैंने मान लिया, कृपाण का भी एक लेंथ होता है, ठीक है, तो आपको धरपकड़ करना चाहिए, डंडे बरसाने चाहिए, अंदर डालना चाहिए। बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले आगजनी करना, लोगों को धमकाना, मारपीट करना, इसे आप सही ठहराते हैं? फिर देखिए, वायलेंस के मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक दूसरी सच्चाई है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है कि अगर ब्रूट फोर्स से मुझे लग रहा है इलेक्ट होने के बाद भी कोई बिल पारित किया गया है तो मैं उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूं, अपनी बात कह सकता हूं। पहले बोट क्लब पे होता था, बाद में दिल्ली शहर में जंतर मंतर हम लोगों को अलॉट किया गया, अब उसको हटा करके कहीं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी बात, मोदी सरकार के पास इस मुल्क के अंदर कितने प्रतिशत वोट हैं? अगर 150 करोड़ का देश है, 30-35 करोड़ वोट हैं। आर यू रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी इन द रियल सेंस? यू आर नॉट। तो अगर आपका बिल हमें लगेगा कि एंटी नेशनल है, एंटी कम्युनिटी है, मुसलमानों के खिलाफ है, प्रोटेस्ट होगा, हम करेंगे और आपको वापस लेना पड़ेगा, जैसे हमने फार्मर्स बिल में किया था, यहां भी करेंगे। गांधी के रास्ते पे चलते हुए करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। गांधी के रास्ते पर कौन सा घर फूका जाता है? गांधी के रास्ते, गांधी का रास्ता तो भगवाधारियों को समझाइए। ये कौन सा गांधी का रास्ता भगवाधारियों को समझाइए। ये कौन सा रास्ता है? किस भगवाधारी ने गाड़ी जलाई, किसने घर जलाया, जरा बताइए मुझे। मुर्शिदाबाद में किस भगवाधारी ने घर जलाया? किसने गाड़ी जलाई बताइए। अब बहराइच के अंदर जब घर में लड़का घुस गया था, अरे मैं कह रहा हूँ मुर्शिदाबाद की बात। नहीं, मैं बहराइच पे भी आऊंगा। बहराइच पे बाद में आ जाएंगे, मुर्शिदाबाद से होते हुए बहराइच चले जाते हैं, मुर्शिदाबाद होते हुए बहराइच चले जाते हैं। देखिए, आप इस बात से भाग नहीं सकते। मैं आपको भागने भी नहीं दूंगा। चाहे वो नागपुर के दंगे हो, जिसको वीएचपी और बजरंग दल ने इंस्टिगेट किया। बैठे हुए मेरे मित्र विनोद बंसल जांच रिपोर्ट में आ गए ये बात, इनका काम ही यही है कि हर जगह जाओ, कंट्रोवर्सी में मुगल राजाओं पे उंगली उठाओ, कभी रोहिंग्या पे उंगली उठाओ, मुसलमानों को घुसपैठिया बोलो, वक्फ जैसे काले कानून लाओ। अच्छा, ये काम है। काला कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। काला कानून है या सफेद कानून है, ये आप तय नहीं करेंगे। अरे बाप रे बाप, यही प्रोटेस्ट करने लगे आप तो। विवेक श्रीवास्तव, ये काला कानून है या सफेद, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए सर। आप मानते हैं काला कानून है? मैं आपके हक में नहीं जा रहा। अच्छा विनोद बंसल, कितना संतोषजनक या आश्चर्यजनक लगा आपको कि लेफ्ट का एक नेता कह रहा है कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते? देखिए अनुराग जी, पूरी दुनिया से सिमट गए और भारत से तो खत्म होने को हैं। बस एक आध दो जीव बचे हैं जो कि एक म्यूजियम में रखने वाले हैं, इसको कहते हैं कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म। और लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रोटेस्ट का जज्बा उतना है कि जी न्यूज के दफ्तर में ही जाकर के वो प्रोटेस्ट करने लगे। कमाल की बात है। इनकी ये इनका दुस्साहस है, मैं कहूँगा इनका बड़बोलापन है, क्योंकि बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं। अनुराग जी, अब मैं कहना चाहता हूँ, जब ये संविधान में अगर विश्वास करते हैं तो मैं कम से कम भारत के संसद द्वारा बनाया हुआ कानून है ना, अगर न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो 17 पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम तो वेट करते। अगर ये लोकतंत्र के अगर मेरी बात सुनिए, अगर लोकतंत्र में प्रदर्शन में विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से इनके मुंह में से एक बार तो कुछ निकला होता कि हाँ वो जो हिंसा हुई गलत हुई और जिन्होंने विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं वो हिंसा का समर्थन नहीं करते और पकड़ो और जेल में डालो। डाला है, कम्युनिस्टों ने डाली है, डी राजा खुद गए थे, वो भी डाल करके आए, सबने डाली है। कोर्ट में विश्वास है ये। अरे यार ये ज्यादा कोई बहस नहीं हो रही, वो कहकर अपनी बात चुप हो गए। चलिए अब आप बोलिए। मैं देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूं विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए हिंसा के बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला कि भगवा झंडा क्यों उतारा भाई, और भगवा की जगह क्या फिलिस्तीन का झंडा भगवा से ऊपर है क्या? फिलिस्तीन का झंडा के भगवा से ऊपर है क्या?
मैं कहता हूँ तिरंगा झंडा क्यों नहीं आ रहा प्रदर्शन में? जब भी इस्लामिक जिहादी फोर्सेज जो है ना, मुसलमान जब प्रदर्शन करता है तो तिरंगा क्यों नहीं लेके चलता? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता? वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता? डॉक्टर कमाल की बात है, वाजपेयी लड़े थे फिलिस्तीन के लिए, आपको इतिहास ही नहीं मालूम है। नानाजी देशमुख को पढ़िए आप जाकर के। अरे क्या कोई फिलिस्तीन है क्या? पैलेस्टीन मुसलमान प्रॉब्लम नहीं है क्या 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 उस समय क्या? अरे भाई आतंकवादियों के लिए लड़े थे क्या वो? कैसी बात कर रहे हो आप? ये आतंक देखिए, फिलिस्तीन ने हमास को छोड़ दिया। फिलिस्तीन ने हमास को छोड़ दिया, लेकिन आज हमारे यहाँ के लोग जो है वो हमास के लिए लड़ रहे हैं। कमाल की बात है, झंडा लेके चलते हैं, बना दीजिए हिंदुस्तान को इजराइल की कॉलोनी। भगवा को अपना नहीं मानते, कर रहे हैं आप, तिरंगा को अपना नहीं मानते। अमेरिका से शाबाशी, दूसरी तरफ इजराइल की पॉलिसी। ये जलाने का काम, जलाने का पेटेंट आप लोगों ने ले रखा है। कुछ नहीं है, ये भारत को जलाना, भारत को बर्बाद करना, भारत की इंडस्ट्री को समाप्त करना। भाईचारा है, ये कम्युनिस्ट जमुनी तहजीब है, आप लोगों को और रहेगी, कम्युनिस्ट बोलते हैं। और आप फेल होंगे भाई साहब, आप कम्युनिस्ट नहीं है, इसीलिए आपको कम्युनिस्ट बोलते हैं। गंगा जमुनी छोड़ दीजिए, जब तक हिंदू है तब तक ये जब मुसलमान भी हैं, नहीं भारत के अंदर ही मुसलमान भी आपस में लुट पड़ जाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं, कई सारे मुसलमानों के बीच में 50 लेकिन मैं कह रहा हूं सेफ नहीं है। बंगाल योगी आदित्यनाथ, बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्टों ने खत्म कर दिया, हमको हिंदू मुसलमान बंगाल ने पहले जिसको बंगाल ने पहले कम्युनिस्टों को नकार दिया और अब टीएमसी को नकारेंगे। मैं कह रहा हूं देखिए, आप माने ना मानो, लेकिन बंगाल पूज्य संतों की पावन धरा है, वहां भगवा सबसे ऊपर रहता है। लेकिन इस भगवा को अगर उतारोगे तो उसका परिणाम ठीक नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। तो भगवा को लेकर के पॉलिटिकल एक्टिविटी मत करिए। बंसल, आप भी धमकी दे रहे हैं, फिर फर्क क्या रह गया? विनोद बंसल, आप भी धमकी दे रहे हैं, भगवा उतारोगे तो ठीक नहीं होगा, तो ये भी धमकी है। ये तो ठीक नहीं है, ये परंपरा तो ठीक नहीं है ना। आप किसी की धमकी को जायज और अपनी धमकी को नाजायज कैसे ठहरा सकते हैं? ये क्या करने गए थे औरंगजेब की मजार में? मैं कह रहा हूं सिर्फ भड़काने गए थे लोगों की, लोग लड़े। मैं कह रहा हूं देखिए इस देश भगवा किसी रिलीजन का परिचायक नहीं है। भगवा इस देश की संस्कृति है, भगवा इस देश की प्रतीक है, भगवा इस देश की पहचान है। और अगर इसी को तुम जलाओगे, इसी को आतंकवादी बनाओगे और इसी को उठाकर के उखाड़ करके फिलिस्तीन का झंडा लहराओगे भारत के अंदर, तो मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनकी टोपी भी देश की संस्कृति है, इनकी दाढ़ी भी देश की संस्कृति है, अरे इस्लाम भी देश की संस्कृति है, मुगल भी देश की संस्कृति है। कौन से देश ने कंट्रीब्यूट किया है? अरे पाकिस्तान की होगी, सीरिया की होगी, बांग्लादेश की होगी, अफगानिस्तान की होगी, भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति मर्यादाओं के साथ चलती है, समय के साथ भारत की संस्कृति भगवा के साथ चलती है। भारत की संस्कृति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है भाई। आप कैसे खारिज कर सकते हैं मुस्लिमों की कि भाई ये सब मुस्लिम जो है हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा नहीं है? अच्छा ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, ये कम्युनिस्टों की संस्कृति नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। ये भारत में रहो और मक्का मदीना की तरफ मुंह करके। अच्छा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा तो पता है ना? विनोद बंसल, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए कि मुस्लिम इस देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आलमा इकबाल को भूल गए आप। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को लिखने वाले को भूल गए आप। नहीं, उससे भी बड़ा कह दिया उन्होंने। अरे वो लिखने वाला पाकिस्तान चला गया। वो कहां चला गया? देखिए, भारत की संस्कृति को पहचानना पड़ेगा। पहले ये कम्युनिस्टों के जंगलों मत बचिए। आपको मालूम नहीं है? कम्युनिस्टों के जंगलों मत बचिए, आपको मालूम नहीं है ना? वंदे मातरम तो बोलते नहीं। अरे क्या कहा था उसने? अल्लाह इकबाल ने हिंदी है, आप बताएं हिंदुस्तान का हिंदू, आपको मालूम नहीं है? भाई भाई है, वो पाकिस्तान भले चले गए हो, लेकिन उनकी आस्था हिंदुस्तान में बताइए, हिंदू में थी, मेरी और मां दोनों की एक होगी, आपको मालूम नहीं है? अल्लाह में इकबाल ने मेरे दोनों के बीच में सिर्फ भारत माता का राम को भी अपना अगर कोई पेशवा माना है, आप जानते नहीं है? अल्लाह में इकबाल के बारे में बात मत किया करो। पेशवा माना, अल्लाह में इकबाल कोई नहीं होता। क्या अल्लाह में इकबाल ने क्या नहीं किया? कौन होता है अल्लाह में इकबाल? यार क्या बात करो? अरे मालूम ही नहीं है, बात करो। वो चला गया पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में नहीं गया, जो पाकिस्तान चला गया, भारत का कैसे रह गया भाई? आजादी के बाद कहा था अल्लाह कैसे रह गया? वो तुम्हें मालूम कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई मैं कहता हूँ कैसे चला गया? अल्लाह का कब अगर भारतीय होता तो भारत में रहता ना। कब उनकी मृत्यु हुई है मालूम है? अरे कब इतना? अच्छा, मैंने अल्लाह में इकबाल बता दो, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बताओ ना। ठीक है, बताओ ना कहाँ पे था, कब हुआ था, कहाँ पे था वो, कब हुआ था? पाकिस्तान के लिए भी लिखा था की आस्था हिंदुस्तान का भी। अल्लामा इकबाल का नाम मैंने अच्छा ले लिया, आप उसी पे डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राम कृपाल सिंह एक मिनट जवाब दे दो। राम जी माफी चाहता हूँ, भारत में रह करके भारत में छेद करना बंद कर दो। बस यात्रियों से भरी हुई आई है प्रदर्शनों की, उस पर झंडा लगा हुआ है,
उस पर डिबेट नहीं उसको होगी। खाली कर दिया। अरे उसको डिबेट नहीं भरी होगी। थी, खाली आप कर दिया। कह दिया। बहुत आप मेरी दिया। आस्था है हर उसको तरफ फलस्तीन में। लहरा अलीमुद्दीन दिया। असादी साहब, आतंकवाद सवाल ये मचा है दिया। कि अरे मेरी गिरफ्तारी आस्था किसकी है। हुई? अरे मेरी बात जो सुनिए। काम गलत हुआ है, गलत ममता कहेंगे। दीदी की पुलिस ने नहीं गिरफ्तार करना क्यों नहीं चाहिए किया? था। अरे मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे अगर गाड़ी किराए पे लिए अच्छा। आप उसमें आए हैं, प्रदर्शन अगर दरवाजे से बलवाइयों की बस थी, अगर बलवाई, लेकिन अरे मेरी बात सुनिए अलीमुद्दीन रहना असादी चाहिए साहब, था। अरे अलीमुद्दीन असादी साहब, बलवाइयों की बस थी, झंडे वाली, भगवा झंडे नहीं, वाली। बलवाई वो कैसे कह दिया आपने? अच्छा, नहीं आप कह रहे हो प्रदर्शन के लिए भर के आए थे। आजादी की लड़ाई लड़ी। नहीं अरे मैं इस बस की बात कर रहा हूँ। झंडा लगा हुआ है। हाँ, ये काला सफेद आपको मालूम नहीं। नहीं अरे वो ठीक, मैं कह रहा भगवा झंडा, मैंने क्या कहा, भगवा झंडा उतार करके अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता, राष्ट्रीय ध्वज फहराया, फिलिस्तीन का झंडा लगाएंगे आप? आदर सम्मान झंडा गाड़ी में ड्राइवर उसने उतार के अंदर रखा है। अरे जब उसको धमका रहे हैं लोग तो क्या करेगा वो? जब जान से मारने की धमकी दे रहे तो क्या करेगा? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बस किराए पर लेकर उसके अंदर बैठ के प्रदर्शनकारी आए थे वक्त के खिलाफ, वो बस है वो। इसको हाई अल्लाह ने बचाओ, जो कि हम गलती मानते नहीं होना चाहिए। नहीं, वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, उस गाड़ी पर भगवा झंडा लगा था, आप कह रहे हैं? अरे बिल्कुल वही गाड़ी है ये, आप देखो ना, तस्दीक करो। अच्छा। आप उसमें चर्चा करते नहीं हो। अच्छा, नहीं चर्चा करते रहे आपसे, अभी चर्चा करते रहे, इसी वक्त तो हम बता रहे हैं ना आपको, वो गाड़ी प्रदर्शनकारियों उस पे आया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पहले कह रहा हूँ, मतलब वक्फ कानून का विरोध करने वालों की गाड़ी पर ये भगवा झंडा लगा था, पहले कह रहा हूँ। अच्छा, किसी भी धर्म का झंडा जिसकी आस्था है उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ, ठीक है, नहीं उतरवाना चाहिए। ठीक है रामकृपाल जी। लेकिन उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को ये इशू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछता हूं कि अगर वो इशू बना रहे तो क्यों बना रहे हैं और नहीं बनाना चाहिए। रामकृपाल जी, क्या ये जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं उनका लिटमस टेस्ट चल रहा है? ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के शासन का यही रवैया है या फिर मामला कुछ और है? देखिए अनुराग जी, बेसिकली चूंकि मौसम ऐसा है और माहौल जल्दी चुनाव आने वाले हैं, तो जैसे हम लोग होता था कि होली के समय में जो खेतों से पाती ये सब बटोरा जाता है, वो नॉर्मल प्रोसेस में होता है। लेकिन होली के समय ज्यादा उत्साही लोग निकल करके जो भी रहता है, कोई पुराना है, किसी की चारपाई पुरानी है तो भी फेंक देते थे। तो होली के लिए जैसे अब ये चुनाव होली की तरह है, इसमें जो जितना बटोर सकता है, कहां से वोट मिल जाए, तो ये होली तो ममता दीदी बटोर रही है, बीजेपी बटोर रही है। मैं मुख्य विषय पर आता हूं। एक देखिए, एक बात कह रहा हूं कि मोहब्बत की बात अब तक मैं सुन रहा था कितने अंदाज से, मतलब कितनी तहजीब से कही गई है। और अगर यही है आजमाना घर, सताना किसको कहते हैं, गालिब कहे। खैर छोड़िए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि बंगाल का आप थोड़ा सा करैक्टर देखिए। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, सिद्धार्थ शंकर रे जब बंगाल के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस में और नक्सलिज्म उभर रहा था, नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे खड़ा करके युवकों को गोलियां मारी जाती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल की सत्ता आज से नहीं, कांग्रेस के ज़माने से वो हिंसा के बल पर राज करती आई थी। और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सीपीएम की थ्योरी थी कि सत्ता बंदूक की नाली से निकलती है, तो वो जिसके डीएनए में पहले से हो, उसने सत्ता का प्रतिकार तो किया, शासकीय सत्ता का, लेकिन जब सत्ता में खुद आए तो उसी शासकीय हिंसा के सहारे राज किया। और फिर ममता बनर्जी ने जब उसका प्रतिकार किया एक हिंसक रूप से, मतलब वो सारा हिंसा के प्रतिकार में, लेकिन जब सत्ता में आई तो फिर उनको भी लगा कि वही जो शुरू से सिद्धार्थ शंकर रे से चलता आया था, ज्योति बसु से, ममता बनर्जी ने भी उसी हिंसा को, फिर एक थोड़ा सा फर्क पड़ा, धर्म अफीम थी पहले की, यहां धर्म जो हो गया वो वोट बटोरने का एक साधन हो गया, तुष्टीकरण, ये रहा फर्क। और आज भी आप देखिए, हम लोग बार बार ये बातें करते हैं, हम लोग हमेशा एक्सेप्शंस कांट बी द रूल। एक घटना को हम पूरे सामाजिक भाईचारे का मापदंड मान लेते हैं और हम जानबूझ करके उस तरफ ले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, हम लोग कम से कम हम लोग सत्ता भले करें, हमें किसी भी तरह की हिंसा की वकालत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की हिंसा रही हो, सीपीएम की हिंसा रही हो, या आज ममता जी की हिंसा है। एक दूसरे मुद्दे पर रामकृपाल जी आता हूं, सुनिए। हाँ, मैं आ रहा हूं विवेक जी। एक आपने कहा कि धर्म पहले अफीम हुआ करता था और अब वोट पाने का जरिया हो गया। बिल्कुल। सवाल यह है कि धर्म को अफीम से वोट बैंक
की चाबी किसने बनाया? जब ईद के कार्यक्रम के लिए इजाजत दी जाती है तो हनुमान चालीसा के कार्यक्रम के लिए इजाजत नहीं दी जाती। यहां धर्म का इस्तेमाल कौन राजनीति के लिए कर रहा है? मैं अगर जरा इसको समझिएगा, 2014 के पहले आप उठा के देख लीजिए, कोई भी सीपीएम का कोई भी नेता, अब तो खैर स्वर्गीय हो गए, सीताराम येचुरी मुंह से मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन 2014 के बाद सीपीएम के प्रतीकों में भी महाभारत रामायण आना शुरू हो गई। ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी। स्टालिन जो कि घोर जिनके पिताजी जो कि डीएमके का फॉर्मूला ही रहा, उनके मैनिफेस्टो में गया कि हम लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो आपको मैं ये कह रहा हूं 14 के बाद ये पार्टियां सिर्फ एक तो हिंदू की तरफ दिखने के लिए कि हम भी थोड़ा इधर चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल वोट बैंक है, कभी कभी उधर भी जाते समय उसी पिच पर आ गए, और जब लगा उस पिच पर हार रहे हैं तो पूरी तरह खुल करके तुष्टीकरण की अपोजिशन ने वो रास्ता पकड़ लिया। आप खुद देख लीजिए। तो मैं यही कहता हूं कि जब आइडियोलॉजी एंड डिप्लोमेसी शुड गो टुगेदर, जब आपके किसी के लिए आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रहा, तो अब ये मैं कहता हूं कि ठीक है, जैसा विवेक जी ने कहा, कोई भी कानून हमारा लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करने का हक है, लेकिन कम से कम एक बात का ख्याल रखिए कि हम जो भी विरोध कर रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि चाकू पर अहिंसा लिख रहे हैं। एक ध्यान रखिएगा, ये बात आप वीएचपी को सिर्फ चाकू पर अहिंसा लिख लिया है, के लिए आपका धार लेकिन फिर से चमकाने लगे। बैठे हुए मैं फिर इस बात को समझाइए, कहीं ना कहीं हम लोग चाहे हिंसा माइनॉरिटी की हो या मेजोरिटी की हो, हमेशा सुनिए, हमेशा पीसफुल में देखिए, पीसफुल मेजोरिटी हमेशा इररिलेवेंट। एक थोड़े से लोग समाज को आग लगा, नहीं दिखता आपको? आपको तुष्टीकरण दिख रहा है हर जगह पे जाकर के मुसलमानों को? मैंने किसी का आपको तुष्टीकरण के नाम पे सिर्फ वही क्यों आ गया धर्म? हमने तो किसी धर्म का नाम नहीं परिषद वाले, हमने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। कौन सी मस्जिद को? मैंने कहा ना, सीताराम अजमेर में कौन सीताराम येचुरी भी आपका झंडा नहीं दिख रहा है? चंडी पाठ करने लगी। आपको बीजेपी क्या लग रही है यहाँ पे? अरे यार, ये देश फासिस्ट होने जा रहा है, उसको रोकना है, और माइनॉरिटीज को संरक्षण चाहिए, वो संख्या बल में कम है। वो तो इतने साल बंगाल और केरल में आप लोगों ने करके देख लिया है। एनिमीज ऑफ द कंट्रीज आर द जूस एंड द कम्युनिस्ट। कुछ लोग हिटलर ने, कुछ लोग तो आज ये कहते हैं एनिमीज ऑफ द कंट्री आर मुस्लिम एंड द कम्युनिस्ट। हम तो कह रहे हैं कि तो आप जितना मर्जी आप आज निकलिए, बीजेपी को हर लेफ्ट को कहना चाहिए कि धर्म अफीम है। बिल्कुल कहना चाहिए, आइए कहिए, बिल्कुल कह रहे हैं। फिर दुर्गा के पंडाल में जाकर के सबसे पहले उसी पीएम के लोग सब झुका करके वो बेचते हैं। नहीं, धर्म का अफीम है तो ये नहीं हो सकता कि दुर्गा के मामले में धर्म अफीम नहीं है, दूसरे के मामले में है। प्लीज नो नो नो, ये तलवारें लेकर, अगर धर्म अफीम है तो सबके लिए है। यात्राएं भगवा झंडे के साथ और जय श्री राम के मुसलमानों को चैलेंज करना। ये जो फलस्तीन का झंडा, अलीमुद्दीन असादी कह रहे हैं कि वो वक्फ कानून के विरोधियों की बस थी। अरे भाई पहले तय कर लीजिए, पहले तय कर लीजिए कि उस बस में कौन था, उस बस में कौन था पहले। तो विवेक जी आप बगल में खड़े हुए, इतना हाथ मिला के दोस्ती है आपकी, लेकिन अनुराग जी मैंने कहा आपने जो वक्फ बिल के खिलाफ आए थे, ये उनकी बस आप तहकीकात कर लीजिए। अगर झंडा उतरवा दिया तो गलत है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अरे भैया मुसलमान व्यक्ति कह रहा हूँ, लेकिन इतना भाई वाला क्यों इलेक्शन स्टैंड क्यों बनाया जा रहा है? किसी कानून का आलोचना है। ठीक है, विरोध ममता के शर्मा कुल मिलाकर के लेफ्ट का ये आरोप है, विवेक श्रीवास्तव का ये आरोप है कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का जो हिंसा का डीएनए है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आपको उसमें संभावनाएं नजर आने लगी हैं, और ये जो घटनाएं हो रही हैं वहां पर, ये आप ही हैं जो संभावनाएं टटोल रहे हैं। अनुराग जी, जेएनयू आप इनको बंद करा दीजिए। अरे भाई विनोद बंसल जी रुक जाए, एक मिनट आता हूं आपके पास। देखिए अनुराग जी कि जेएनयू के गंगा ढाबा तक की जो पार्टी बच गई है इस समय कम्युनिस्ट, अरे भाई उसकी मैं आवाज बिहार में 16 एमएलए वो भारत में नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी विचार आपके अच्छे पूछो कहाँ एमएलए हैं। नोटेड आपकी आपत्ति दर्ज। नहीं पता इनको। चलिए केके जी को बोल, केके जी नहीं मानते माफी ना प्रधानमंत्री, फिर क्यों लिया किसानों का कानून वापस? अगर लेफ्ट है, नहीं तो लेफ्ट है, ये कानून भी वापस करवाएंगे। ये यूनिवर्सिटी नहीं है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अरे गंगा ढाबा की पार्टी हो यार, गंगा ढाबा की पार्टी कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है,
आज ये लेफ्ट क्या करेंगे जब लेफ्ट हो गया तब स्टूडियो में बैठ के धमकी दे रहा है। कमाल की बात है यार। नहीं के जी बोलिए। अनुराग जी मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए यहाँ पर बैठ के विवेक जी मुसलमान 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 कर रहे हैं। एक उनके बगल में मौलवी साहब उनके तारीफ के पुल बांधे खड़े हैं। इनसे जरा पूछिए। अरे बात पूरी हो जाने मुसलमानों को। अरे तारीफ के पुल की तो बात कर रहे हैं भाई। अरे आपकी तारीफ की तो बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए के जी बोलिए। ये यही कम्युनिस्ट विचारधारा है जो अभी नहीं बगल ये चीन में मुसलमानों को खड़े करके गोली मार रही है, नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, और ये मौलाना जो है कम्युनिस्टों से अपनी बचाव की बात कर रहा है। शर्म नहीं आती है? सीख के यहाँ भाषण मत दिया करो। कोई प्रोपेगेंडा जो है कारपेट में जाके स्वागत कर रहे हैं उन लोगों का। आप हमारे साथ क्या खड़े? आप ज्यादा फंडिंग दे दो थोड़ी मस्जिदों के लिए। फिर नहीं चाइना मस्जिदों के लिए झूला झुला रहा है, पालने में बिठा रहा है। ये हम बिठा रहे हैं कोई? ये तो आप बिठा रहे हैं ना। ये तो बड़े दुख की बात है, बड़े चिंता की बात है। सुन लीजिए, मैं आपको आपत्ति दर्ज कराने का मौका दे रहा हूं, लेकिन उनको अभी मौलाना को जो है कम्युनिस्टों का प्रताड़ना अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये वही पश्चिम बंगाल है अनुराग जी, जब कम्युनिस्टों के शासन में, इनके 30-35 साल के शासन में लाखों लोगों को राजनीतिक हत्या की गई है, और ये बकायदा ऑन द रिकॉर्ड है। बुद्ध भट्टाचार्य के ने वहां पर राजनीतिक हत्याओं का सदन के अंदर हिसाब दिया है। ये ममता बनर्जी वही सीख कर आई है। इस ममता बनर्जी को भी घसीट के इन कम्युनिस्टों ने मारा था, ये और किसी ने नहीं मारा था वहां पर। शर्मा जी आज तो सत्ता कर रही है वो। ये विवेक आज तो वो सत्ता पक्ष पार्टी है। देखिए वहां पर कार्रवाई है। आज केरला के अंदर में कितने लोगों की हत्या करवाई गई है, राजनीतिक हत्या हुई है, इसका भी हिसाब पूरा देश जानता है। अभी विवेक जी बड़ा यहाँ गा रहे थे, सबको अधिकार है जी, सबको वो है। भगवा झंडा फहराना क्या ये अधिकार ये संविधान में बिल्कुल फहराइए सर, भगवा झंडा लेके दूसरों को हमला ना करें। लेकिन आप सुन लीजिए भैया, बीच में मत बोलिए भैया जी। मैंने के शर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भगवा झंडे को एंटी नेशनल एलिमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है। देखिए उनको तो लगेगा क्योंकि इन लोगों ने ही मनगढ़ंत हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये सब कम्युनिस्ट और कांग्रेस की देन थी। आज जब मौका पड़ता है वोट का तो वही भगवा ओढ़ के राहुल गांधी जाते हैं मंदिर में पाखंडी हिंदू बनकर, और ये पीछे पीछे चलते हैं कम्युनिस्ट वाले उसी भगवा के पीछे। आज उस भगवा की बात कर रहे हैं लोग। मैं ये कह रहा हूं कि इसी उसमें भगवा के विरुद्ध ये जो अभियान चलाकर केरला में लोगों को मार रहे हैं कम्युनिस्ट के लोग, आज जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है, ये क्या है? और बगल में वहीं उतार के जो है फिलिस्तीन के झंडे, विदेशी झंडे, मुसलमान कंट्री के झंडे फहराए जा रहे हैं। सबको भारत का मुद्दा है। मुसलमान वाजपेयी ने उठाया, जाकर के बोल दो वाजपेयी गलत थे, बोल दो वाजपेयी एंटी नेशनल थे, बोल दो वाजपेयी को पता ही नहीं था राजनीति करानी चाहिए, और आप सही हो इजराइल का झंडा लेकर के डांस करो क्या? सब गलत है, नेहरू गलत, मनमोहन सिंह गलत, राष्ट्रविरोधी हो गए, वाजपेयी गलत। आप यहाँ फिलिस्तीन का नारा लगाओगे, वक्त का जो स्टैंड था वो गलत, फिलिस्तीन का नारा लगाओगे, इजराइल के पिट्ठू बनकर के रह गए हो इस मुल्क के अंदर। अनुराग जी क्या स्टैंड है भारत की सरकार का इनको गंगा ढाबा तक सीमित कर दिया? क्या स्टैंड है भारत का पैलेस्टीन को लेकर के? गंगा ढाबा तक सीमित कर दिया जेएनयू के, इनके पूरे भारत से इनकी जो है चली गई। कोई पॉइंट है नहीं बोलने के लिए। गंगा ढाबा भूख लग रही है, गंगा ढाबा का नाम सुन के। अच्छा ठीक है, बादल देवनाथ को लाता हूं। गंगा ढाबा वाली पार्टी, ये गंगा ढाबा वाली पार्टी इसीलिए पूरे भारत से खत्म हो गई, कोई बात और नहीं। केवल जेएनयू के गंगा ढाबा में बच गई। मेरी तरफ से न्योता है, आइए इसीलिए मैं कह रहा हूं गंगा ढाबा पे मेरे दोस्त लग गई है, चाय पियेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, इसलिए मैं आपको मैं भी चलूंगा, हम चर्चा मैं भी चलूंगा, मैं भी मत करो। तुम्हें गंगा ढाबा के चूल्हे में डलवाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, बादल देवनाथ बड़ी बात कही है राम कृपाल जी ने कि पहले धर्म अफीम हुआ करता था, अब वोट पाने की राजनीति का एक बहुत अहम और गंदा टूल बन गया है। सवाल यह है कि इसे टूल कौन बना रहा है? वो मुख्यमंत्री जो मौन रहता है, वो मुख्यमंत्री जो मुर्शिदाबाद जलता है तो कुछ नहीं कहता, वो मुख्यमंत्री जिसकी पुलिस
भगवा झंडा उतार करके फिलिस्तीन का झंडा लगा देने वालों को गिरफ्तार नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती, मूक दर्शक बनी रहती है। वो मुख्यमंत्री जो ईद के कार्यक्रम की इजाजत तो देता है, हनुमान चालीसा के कार्यक्रम की इजाजत नहीं देता। नहीं, उसके पहले मैं रामकुमार जी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किया। आज ने 8-9 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। रामकुमार जी को मैं सम्मान करता हूँ। रामकुमार जी, एक लाइन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक लाइन। ममता वो सिद्धार्थ शंकर कांग्रेस का पीरियड, उसके बाद ज्योति बसु, उसके बुद्धदेव भट्टाचार्य, के शर्मा जी ने एक बात सही कहा, लाखों लोगों को इन लोगों ने मार दिया था लेफ्ट ने। लेकिन ममता बनर्जी आने के बाद बंगाल में विवेकानंद जो संस्कृति है, रामकृष्ण परमहंस, किसी ऋषि अरविंद का, सुभाष चंद्र का, बोस, सारे मुनीश्वर का जो बनर्जी आने के बाद विवेकानंद जी का नाम भी मत लो। इतनी गंदी जबान है तुम्हारी, इतनी गंदी जबान से नाम भी मत लो। जो हत्या और खून की बात कर रही है वो विवेकानंद जी की बात ना करे। इतनी गंदी जबान हो चुकी है लेफ्ट के लोगों की, बोलने का हक भी नहीं है आप लोगों को। रविन्द्रनाथ को कहते थे, उर्सवा को भी। ये लेफ्ट का शर्मा जी, अगर विवेकानंद जी थे आज, ठीक है, किसी भी धर्म के साथ किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था या मुख्यमंत्री को या किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये अन्याय है और ये अच्छे संकेत भी नहीं। आज की डिबेट में वक्त यहीं तक था। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।